हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम सभी बात करेंगे, ठीक है ना, हमारा जो क्लास 11 है ना, इसका जो पार्ट सेकंड का हमारा जो चैप्टर नंबर हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड है, ठीक है ना। हम इस चैप्टर के बारे में, है ना, और बेसिकली हम रिवीजन पर्पज से इस वीडियो को बना रहे हैं ताकि आप लोग जो चीज पढ़ा हुआ है पहले का वो सारा आपका रिवीजन हो जाए, ठीक है ना। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें इस चैप्टर के नाम का, देखिए कभी भी कोई भी अगर हम लोग चैप्टर डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले चैप्टर के नाम के बारे में डिस्कस करते हैं कि हमारे चैप्टर का नाम क्या बताना चाहता है, ठीक है ना। तो हम लोग इस वीडियो में वीडियो आएगा, उसमें हम लोग बाकी चैप्टर्स रिवाइज कराएंगे और उसको डिटेल में लेक्चर वाइज अपलोड करेंगे, ठीक है ना, अपने यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए यहाँ पे अगर हम इस चैप्टर को देखें तो देखिए यहाँ पे इस चैप्टर में कुछ आपको टर्म्स दिख रहा है। क्या क्या वो टर्म्स हैं? इसमें आपको दिख रहा है मैकेनिकल, है ना, एक है हमारा मैकेनिकल, दूसरा है आपका प्रॉपर्टीज, फिर आपका यहाँ पे ऑफ ऐसे लिख दिया है सॉलिड्स। यानी आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के बारे में आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये चैप्टर का ओवरव्यू एक मिल जाएगा आपको, इंट्रोडक्शन इसका समझ में आ जाएगा। तो अगर हम बात करें मैकेनिकल का, तो मैकेनिकल का मतलब होता है ओके, या हम ये कह सकते हैं ये मैकेनिक्स से जुड़ा हुआ है। जो मैकेनिक्स हमने आपको फिजिक्स के पार्ट फर्स्ट में मोशन से रिलेटेड जो हमने फिनोमेना बताए थे पहले इसको डिस्कस किया हुआ है। मैकेनिकल का मतलब जो भी मैकेनिक्स से रिलेटेड प्रॉपर्टीज होती है या मोशन से रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज होती हैं या प्रोसेसेस होते हैं उन्हें हम लोग मैकेनिकल टर्म्स लेते हैं, ठीक है ना। और फिर यहाँ पे अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें तो प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगा? प्रॉपर्टीज का मतलब क्वालिटीज, जो भी कोई भी स्पेशल कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है उसी को हम लोग उसका क्या कहते हैं? प्रॉपर्टीज या क्वालिटीज कहते हैं। अब ऑफ आप जानते ही हैं, ऑफ यहाँ पे कंजक्शन का काम कर रहा है, या हम लोग कंजक्शन इसको कहते हैं ना, जोड़ने का काम कर रहा है, या ये रिलेट कर रहा है कि किसका हम प्रॉपर्टीज बताने, प्रॉपर्टीज बताने वाले हैं, वो किसका बताने वाला है। तो किसका हम बताने वाले, यहाँ पे लिखा हुआ है सॉलिड्स। अब सॉलिड्स है क्या? सॉलिड्स हमारा क्या? स्टेट्स ऑफ मैटर। कि मैटर के 3 स्टेट प्लस 2 स्टेट हम लोग पहले से जानते हैं, है कि नहीं। तो जब 3 स्टेट और 2 स्टेट पहले से होता है, उसमें हम लोग ने 3 स्टेट देखा हुआ था। एक आपका था सॉलिड, एक आपका था लिक्विड, ठीक है, और एक आपका था गैसेस। तो आपको जो मैटर के स्टेट्स पढ़े हैं उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है। और वन ऑफ द प्रॉपर्टीज जो यहाँ पे है आपका सॉलिड, यानी आपको सॉलिड की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है इस चैप्टर में। और कौन सी प्रॉपर्टीज पढ़नी है? तो वो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, जो कि मैकेनिक्स से रिलेटेड हो। अब यहाँ पे मैकेनिक्स ये मशीन से रिलेटेड होगा, है ना। मैकेनिक्स ब्रांच हमारा मशीन से भी होता है, मशीन से भी रिलेटेड होता है, क्योंकि मशीन का मोशन जनरली हम लोग देखते हैं मशीन में कई पार्ट्स ऐसे होते हैं जो मोशन करते हैं, है ना। अब वो चाहे एक वायर हो, है ना, चाहे वो किसी तरह का स्टील कोई स्प्रिंग हो या अलग अलग चीजें हो, हमारे मशीन के पार्ट्स मोशन में होते हैं। और क्योंकि वो मोशन में है तो जरूर उसकी प्रॉपर्टीज हमें देखने को मिलेंगी। तो इस चैप्टर में आपको यही पढ़ना है कि सॉलिड्स की क्या मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती है ना। जैसे अगर आप इस पढ़ाई जाएंगी, जैसे कि एक हमारी इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी होती है। सबसे पहले तो आपको डिफिनीशन ही सॉलिड का दिया जाता है, ठीक है। इलास्टिसिटी ये हमारी प्रॉपर्टी होती है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती है सॉलिड की। और देखिए बहुत ही ये है कि फिजिक्स के बुक में आपको जो हमारा स्टेट ऑफ मैटर है, एक आपका सॉलिड हो गया, है ना, एक आपका लिक्विड और गैस हो गया, तो सबका एक चैप्टर बना हुआ है और सबके बारे में उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में आपको उस चैप्टर में डिटेल में अच्छे से बताया। जानते ही हमारा जो मैटर का स्टेट होता है उसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, बिकॉज वी आर ऑल मैटर से ही बने हुए हैं। तो यहाँ पे जो पहला प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे वो है इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी, है ना, कि कोई भी जो हमारा सॉलिड होता है वो इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी शो करता है।
अभी जब आप लोग 12th में जाएंगे तो वहां पर कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज आप लोग देखेंगे, है ना, सॉलिड्स की कुछ और भी बेसिक बेसिक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देखने को मिलेगी। यहाँ पे हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, तो आपका यहाँ पे आपको इलास्टिसिटी पढ़ना होगा कि इलास्टिसिटी क्या है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, हम इंट्रोडक्शन ये सारी चीजें बता रहे हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम कोई रबर हमारे पास है या कोई स्टील है हमारा, या तो स्टील कह सकते हैं या रबर कह सकते हैं, तो आपने इन दोनों को देखा होगा कि जब हम लोग इसको इस पर फोर्स लगाते हैं रबर पे या स्टील पे, मान लीजिए ये रबर है आपका, तो जब हम ये इस पर फोर्स लगाते हैं तो ये रबर थोड़ा स्ट्रेच हो जाता है ना, फैल जाता है, और वापस से ये अपने ओरिजिनल शेप में जब फोर्स हटा देते हैं तो वापस ये अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है, ठीक है। तो यही हमारे सॉलिड का यही प्रॉपर्टी इलास्टिसिटी कहलाता है, ठीक है ना। और जिस फोर्स के वजह से ये हमारा बॉडी डिफॉर्म हो जाता है, मतलब उसका फॉर्म बिगड़ जाता है या चेंज हो जाता है ना, उस फोर्स को हम डिफॉर्मिंग फोर्स कहेंगे, है ना। अब ये हम इसको इलास्टिसिटी कहते हैं। और साथ ही साथ स्टील का भी, अगर हमारे जो मेटल होते हैं, स्टील एक तरह का मेटल है, और मेटल जनरली हमारे मैलिएबल होते हैं या डक्टाइल होते हैं। मेटल को हम स्ट्रेच कर सकते हैं, मेटल टूटता भी है, ब्रेक भी होता है ना। तो जब हम सपोज कीजिए हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने स्टील को, है ना, स्ट्रेच कर रहे हैं, उसको खींच रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं उस पर, तो स्टील जो है वो उसमें उसके लेंथ में कुछ चेंजेस आ जा रहा है, वो स्ट्रेच हो जा रहा है या मैलिएबल उसको बना दे रहा है ना। जब ऐसा कर रहे हैं, ऐसा किया तो हमारा स्टील पहले क्या हो गया, अपने इस वाले शेप में आया। अगर ये वापस से अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है, अगर ये वापस से अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है, तो हम उसकी इस प्रॉपर्टी को बोलेंगे कि वो इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी रख रहा है। सो वी कैन से दैट इलास्टिसिटी, है ना, इसी में हम लोग से ये वीडियो बना रहे हैं, बाकी हम लोग लेक्चर वाइज वीडियो अपलोड करेंगे। और आपको भी अगर कोई भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग बता सकते हैं, हम उस पर वीडियो अपना अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो अगर हम इसकी डिफिनेशन की बात करें तो क्या हो जाएगा, द प्रॉपर्टी, ये एक तरह का प्रॉपर्टी हमारे सॉलिड का, तो हम बोल सकते हैं द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच आवर बॉडीज टेंड्स टू रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। मतलब जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स हटा देते हैं तो वापस बॉडी है वो अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज रिगेन कर लेता है। तो इसी बॉडी की, हमारे बॉडी की इसी प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं इलास्टिसिटी। और हमारी जो बॉडी है वो क्या है, हम उस बॉडी को कहते हैं कि वो हमारी बॉडी एक इलास्टिक बॉडी है, ठीक है ना। इसका एग्जांपल भी आप लोगों ने देख लिया, रबर हो गया, स्टील हो गया। और एग्जांपल की कमी नहीं है, हमारे पूरा हम लोग जानते हैं हमारा साइंस हो गया सब्जेक्ट, या हमारा जो भी फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी ब्रांचेस हैं वो सभी हमारे नेचर से ही रिलेटेड है। तो सारे आप अपने डेली लाइफ में आपने छड़ देखे होंगे, लोहे के छड़ होते हैं, है ना, तो वो बेंड होते हैं, वापस अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाते हैं। स्टील जो होते हैं उन्हीं को हम छड़ बोल रहे हैं। तो जो स्टील बार्स होते हैं वही हमारे बिल्डिंग्स में यूज होते हैं। और इलास्टिक प्रॉपर्टी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस हमारे कंस्ट्रक्शन में है ना, बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शंस में, और भी बहुत सा इसका एप्लीकेशन हमारे डेली लाइफ में होता है, ठीक है। अब देखिए, अब इसी के जस्ट अपोजिट में इसके बाद, ये पहला आपका हेडिंग था, इसके पहले आपका सॉलिड का प्रॉपर्टीज था, सॉलिड क्या होता है, ये सारे टर्म्स हमने समझाए हैं थोड़ा थोड़ा। अब यहाँ पे इलास्टिसिटी के बाद हमारा जो अगला जो हमारा होता है, आपको इसमें पढ़ना होता है, वो इसका जस्ट अपोजिट होता है। इसको बोला जाता है प्लास्टिसिटी। आपने प्लास्टिक भी देखा होगा, तो प्लास्टिक जो होता है उसको हम लोग जब घिसते हैं, है ना, तो घिसते हैं तो वो अपना डिफॉर्म हो जाता है, मतलब या फोर्स जब लगाते हैं तो वो अपना शेप साइज चेंज कर लेता है, लेकिन वो वापस से अपने ओरिजिनल स्टेट में नहीं आ पाता है ना। आपने देखा भी होगा, मान कोई प्लास्टिक है, इसको जब हमने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, ठीक है, अपना शेप चेंज कर ले, लेकिन ये वापस से अपने ओरिजिनल स्टेट में नहीं आ पाता है। तो जब बॉडी, अगर हम उस पर डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करें, डिफॉर्मिंग फोर्स कहने का मतलब वो ऐसा फोर्स है बॉडी का जो है शेप और साइज चेंज हो जा रहा है। देखिए, कहने का बहुत तरीका है ना, तो बेसिक बेसिक चीजें बस आपको कंसेप्ट पर ध्यान देना है कि क्या आपको इसमें समझना है, कैसे समझना है। जब हम बॉडी पर डिफॉर्म अप्लाई करते हैं और बॉडी अपना जो शेप और साइज है वो रिगेन नहीं कर पाता, वापस से अपने पुराने वाले स्टेट में नहीं आ पाता है, तो इसी को हम लोग कहते हैं कि हमारी बॉडी की ये प्रॉपर्टी, इसको हम लोग प्लास्टिसिटी कहते हैं, ठीक है ना। बॉडी की ये प्रॉपर्टी हमारी प्लास्टिसिटी होती है। और जो हमारा बॉडी होता है इसे हम कहते हैं कि हमारा प्लास्टिक बॉडी है, ठीक है ना। जो हमारी बॉडी होती है उसे हम कहते हैं प्लास्टिक बॉडी, ठीक है। सो वी कैन से इन इट्स डेफिनेशन। और देखिए,
लैंग्वेज का यहाँ पे कोई मैटर नहीं, जो हम हिंदी में समझा रहे हैं आप लोग हिंदी लैंग्वेज में अगर मीडियम में हिंदी मीडियम पढ़ रहे हैं तो उसमें वही लैंग्वेजेस हैं, आपको बस समझना है, ट्रांसलेशन का बस इंपॉर्टेंस है, हम हिंदी में ही समझा रहे हैं। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश का भी आपको इंग्लिश में समझना है, तो उसके लिए जरूरी है आपको इसका हिंदी आना चाहिए, हिंदी नहीं आएगा तो आप लोग नहीं समझ पाएंगे, बिकॉज वी आर नो दैट वी आर इंडियंस, है ना, हम लोग इंडिया में रहते हैं और हम लोग को हिंदी नॉलेज हम लोग जनरली यूज करते हैं, हिंदी लैंग्वेज ही यूज करते हैं। तो so we can say in English what that the property of a solid by virtue of which it does not regain its original shape and size after the removal of deforming force is called plasticity, ठीक है ना। और इसका एग्जांपल भी हम लोग बहुत सारा देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने आपको रबर और स्टील का एग्जांपल दे दिया इलास्टिसिटी में, वैसे ही हम आपको एग्जांपल दे सकते हैं। यहाँ पर आपको आपने कीचड़ देखा होगा, है ना, जो कीचड़ मिट्टी का गीला मिट्टी जो होता है ना, या पट्टी कोई पुट्टी PUTT पट्टी होता है, ये इसको गीली मिट्टी का, गीली मिट्टी आपने देखा होगा, ये भी हमारा किसका एग्जांपल है, प्लास्टिसिटी का एग्जांपल है। मिट्टी को जब एक बार हम लोगों ने उसको शेप साइज दे दिया तो वापस से अपने वो मान लीजिए हमने ऐसे उसको बना दिया तो वापस से वो अपने ओरिजिनल स्टेट में नहीं आ पाता, वापस से वो अपने ओरिजिनल पुराने वाले स्टेट में नहीं आ पाता है। और मर्ज भी हमारा इसका एग्जांपल, ठीक है ना। अब देखिए एग्जांपल बहुत है, और इसके बाद जो हमारा टर्म आता है इन्हीं दोनों का एक और प्रॉपर्टी आता है, जैसे हमने आपको बता दी प्लास्टिसिटी इलास्टिक बॉडी किसे कहते हैं, और जो प्लास्टिसिटी की प्रॉपर्टी शो करता है वो प्लास्टिक बॉडी है। तो यहाँ पर ये बताया जाता है ना कि यहाँ पे हम लोग जितने भी बॉडी देखते हैं, मान लीजिए हमने जितना भी अपने डेली लाइफ में या कभी भी हमने जितने भी बॉडी देखा या पूरे वर्ल्ड में पूरे यूनिवर्स में जितने भी बॉडीज है ना, ये बताया जाता है कि वो 100% प्लास्टिक नहीं हो सकता है और 100% इलास्टिक नहीं हो सकता है। कहने का मतलब उसमें कुछ ना, अगर कोई 99.9% अगर प्लास्टिक प्रॉपर्टी शो करता है, प्लास्टिसिटी की प्रॉपर्टी शो करता है, तो उसमें 0.1% इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी जरूर होगा। जैसा हमने देखा था ना कि रेस्ट और मोशन रिलेटेड टर्म्स होते हैं, मैकेनिक्स में हमने देखा था। यहाँ पर भी बताया जाता है कि मतलब कोई भी बॉडी प्लास्टिक है तो सिर्फ प्लास्टिक नहीं रहेगा, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी इलास्टिसिटी की भी होगी, और इलास्टिक है तो उसमें कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी प्लास्टिसिटी की भी होगी। तो यहाँ पर क्या होता है ना, यहाँ पे एक बताया जाता है किसके बारे में, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी के बारे में। परफेक्टली पहले हम इस टर्म को बता देते हैं, एक होता है परफेक्टली इलास्टिक बॉडी और एक होता है परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी या प्लास्टिसिटी बॉडी बोल सकते हैं उस प्रॉपर्टी को, परफेक्टली इलास्टिसिटी या परफेक्टली प्लास्टिसिटी। अगर कोई बॉडी हम डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हैं और वो पूरी तरीके से अपना शेप और साइज रिगेन कर ले रहा है, थोड़ा सा भी नहीं छोड़ रहा है, मतलब अगर मान लीजिए 5 सेंटीमीटर का पहले था, अगर हमने इसको खींचा था, है ना, तो ये कितना हो गया था, ये 6 सेंटीमीटर हुआ था, और ये वापस से अगर 5 सेंटीमीटर पूरा का पूरा हो जा रहा है, यानी कि ये कहा जाएगा इसको परफेक्टली इलास्टिक बॉडी कहा जाएगा, क्योंकि ये अपने शेप और साइज को पूरा का पूरा रिगेन कर ले रहा है, ठीक है ना। और इसी तरीके से अगर ये पूरा का पूरा रिगेन नहीं कर पाता है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं इसका जस्ट अपोजिट, जब डिफॉर्मिंग फोर्स हटाते हैं और ये हमारी जो बॉडी है ये पूरी की पूरी अपने शेप और साइज को रिगेन नहीं कर पाता है, बॉडी की इस प्रॉपर्टी को हम कहेंगे कि ये बॉडी जो है परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी है या परफेक्टली प्लास्टिसिटी की प्रॉपर्टी शो कर रहा है। और इन्हीं दोनों के रिस्पेक्ट में हमने ये बताया आपको कि हमारे पूरे यूनिवर्स में ऐसा कोई भी बॉडी नहीं है जो 100% प्लास्टिक हो या 100% इलास्टिक हो। मतलब ये जो परफेक्टली इलास्टिक बॉडी है या ये जो परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी है ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ये एक हाइपोथेटिकल टर्म्स है जो कि यहाँ पे बताया जाता है, ठीक है। और फिर भी हम लोग कुछ एक्सटेंट तक, कुछ हद तक मान सकते हैं कि हमारी कुछ ऐसी बॉडीज होती हैं जो पूरी की पूरी अपने से, जैसे जो मतलब एक अप्रोच बताया गया है कुछ इसके चीजों का, है ना, कुछ अप्रोच हमारा जैसे मॉड का हो गया, MUD मॉड, है ना, हमारा ये प्लास्टिक प्रॉपर्टी को शो करता है, लगभग इसको परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी एक अप्रोच बता देते हैं कि हाँ इसको माना गया परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी है। वैसे ये है तो प्लास्टिक में ही, पट्टी भी आपका प्लास्टिक में ही है, लेकिन हम इसको मान सकते हैं कि परफेक्टली प्लास्टिसिटी की प्रॉपर्टी शो कर रहा है। एक अप्रोच है, एक अप्रोक्सीमेशन है आपका, ठीक है ना। उसी तरीके से माना जाता है एक क्वार्ज आपका, है ना, क्वार्ज आपका सबस्टेंस होता है ना, जो आपका मून के सरफेस पर पाया जाता है, या क्वार्ट्ज पार्टिकल आप जिसको अगर चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा, है ना, ये भी एक तरह का हमारा सबस्टेंस है और इसको ये 100 मतलब ये परफेक्टली इलास्टिक प्रॉपर्टी को शो करता है, एक एक्सटेंट तक रहता है, 100% तो नहीं होगा, 99.9% कह सकते हैं,
ठीक है ना। अगर कोई हम परफेक्टली बोल रहे हैं तो 100% कभी नहीं होगा, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी, मतलब कुछ ना कुछ उसमें प्लास्टिक वाली प्रॉपर्टी होगी अगर वो इलास्टिक है तो, और इलास्टिक है तो प्लास्टिक वाली, प्लास्टिक है तो इलास्टिक वाली, ठीक है ना। तो ये हमने बता दिया, ये 4 हेडिंग आपका हो गया, इलास्टिसिटी क्या है, प्लास्टिसिटी क्या है, फिर प्लास्टिक बॉडी, फिर परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी, और वैसे ही हमने बता दिया आपको कि कोई भी बॉडी जो 100% इलास्टिसिटी और 100% प्लास्टिसिटी की प्रॉपर्टी नहीं शो करता है। तो अब देखिए, अब हम आपको अगला इसमें हेडिंग बताते हैं। अब देखिए, अब हमारा जो है यहाँ पे हम लोग ने समझ लिया है कि परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी क्या होते हैं, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी क्या होते हैं। वैसे ही हमने देख लिया कि मतलब जो है इलास्टिक बॉडी का क्या है ना, प्लास्टिक बॉडी का क्या है, इलास्टिसिटी हमने देख लिया, प्लास्टिसिटी देख लिया, है ना। इंट्रोडक्शन पार्ट से हमने स्टार्ट किया अपना छोटा छोटा हेडिंग और हमने उसको आपको बताया। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं एक तरह का आपका क्या बोल सकते हैं हम, एक मॉडल बताया था, है ना। आपको मॉडल बताया जाता है कि कैसे कोई बॉडी इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, या हम कह सकते हैं मॉडल ऑफ स्प्रिंग बॉल, है ना। एक यहाँ पे आप अगर एनसीईआरटी का बुक देखेंगे, है ना, उसमें भी आपको दिया हुआ मिलेगा, एक स्प्रिंग बॉल मॉडल दिया जाता है ना, फॉर द एक्सप्लेनेशन of elastic property, for the explanation of elastic behavior of solids, elastic behavior of solids। बताया जाता है कि कोई भी बॉडी क्यों इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी शो कर रहा है, इसका भी तो एक रीजन है, क्योंकि हम लोग पढ़े हुए हैं कि इलास्टिक प्रॉपर्टी क्यों शो होता है। जब मान लीजिए कोई बॉडी है, तो वो क्या हो रहा है, अपना शेप और साइज बदल दे रहा है, बाद में वो कुछ ऐसे हो जा रहा है, वापस से वो अपने शेप और साइज में आ जा रहा है, वापस ये जो फोर्सेस हैं वो ऑटोमेटिक वो अपने अंदर से भी एक काम कर रहा है ना, वहां पे रीस्टोरिंग फोर्स काम करता है, और वो क्या करता है, इसको वापस से अपने ओरिजिनल स्टेट में ला देता है। यहाँ पे डिफॉर्मिंग फोर्स काम किया, है ना, और यहाँ पे रीस्टोरिंग फोर्स काम करता है, और वापस से जो भी हमारा बॉडी है उसको अपने ओरिजिनल स्टेट में ला देता है। और जब ये प्रॉपर्टी से होता है तो हम इसे कहते हैं, ये प्रॉपर्टी हमारी इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी, या ये बॉडी हमारी इलास्टिक बॉडी कहलाता है, ठीक है ना। तो देखिए, एक हमारा स्प्रिंग बॉल मॉडल दिया गया था, जिसके हेल्प से ये बताया गया था कि कोई भी बॉडी आखिर ये अगर प्रॉपर्टी शो कर रहा है, किसकी बात कर रहे हैं हम, सॉलिड जो है ये इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है ना। अब स्प्रिंग बॉल मॉडल क्या है ये समझिएगा। जैसे मान लीजिए ये आपका वो हमारा बॉडी हो गया, ये हमारा बॉडी है, ठीक है। अब हमको पता है हर बॉडी, मतलब हमारा जो मैटर है ना, वो हमारा एटम, हम लोग किससे मिलकर बने, सॉलिड भी किससे मिलकर बना होगा, एटम से, मॉलिक्यूल से, है ना, छोटे छोटे एटम से, वो भी उसके और एलिमेंट्री पार्टिकल की बात करें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। यहाँ पे हम लोग एटम मॉलिक्यूल की बात करेंगे, और मान लेंगे कि आप ये पढ़े होंगे पहले का कि सॉलिड में हमारे वो बहुत ही पास पास होते हैं, है ना। तो सॉलिड में हमने देखा कुछ इस तरीके से अरेंज होते हैं, ऑर्डर्ड वे में होते हैं और बहुत ही पास पास होते हैं। इसका मतलब ये हुआ इंटर एटॉमिक, है ना, या इंटर एटॉमिक की बात करते हैं, इंटर एटॉमिक, यानी इसका जो इंटर मॉलिक्यूलर जो आपका डिस्टेंस होता है वो बहुत ही कम होता है, या होता है कंपैरिजन में, और गैसेस के कंपैरिजन में, क्योंकि गैस आपको पता ही है अगर किसी पैक कंटेनर में रखा जाए तो पूरा का पूरा फ्रीली इधर उधर मूव करते हैं, जबकि अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड थोड़े थोड़े ये स्पेस पे रहते हैं, ये फ्लो करते हैं, इसके एटम जो है ना। तो अगर हम किससे कंपेयर करें, लिक्विड और गैस से कंपेयर करें, तो हमारा जो सॉलिड होता है इसका जो इंटरमॉलिक्यूलर, है ना, डिस्टेंस होता है, या इंटर एटॉमिक जो डिस्टेंस होता है वो ग्रेटर होता है, ज्यादा होता है। होते हैं, एक और चीज समझिए, यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस मतलब
दो मॉलिक्यूल के बीच है, ठीक है ना। तो इस वजह से हम कहेंगे कि यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या होगा सॉलिड में, हमारा कम होगा, है ना। मतलब उसमें डिस्टेंस दूरी होती ही नहीं एटम के बीच में, बहुत ही टाइटली क्लोज होते हैं, एक पास में रहता है। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात करें तो ये हमारा ज्यादा होता है, जिसकी वजह से ये बहुत पास है हमारे मॉलिक्यूल का, हमारे एटम्स का या हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का हो सकते हैं, एटम, मॉलिक्यूल, आयंस, है ना। अब मान लीजिए अगर यहाँ पर अगर ये अपना सॉलिड इस स्टेट में है ना, अगर मान लीजिए अगर हम इस पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं, अगर हम डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हैं तो होगा क्या, इसका जो भी सॉलिड है उस पर भी एक फोर्स होगा और नहीं रहेगा। मतलब इक्विलिब्रियम में क्या था कि अपने ओरिजिनल स्टेट में था, लेकिन जब इस पर फोर्स लगाएंगे, मान लीजिए हमने इस पर फोर्स लगाया, तो ये जो हमारे एटम मॉलिक्यूल जो है वो अपनी स्टेट से थोड़े दूसरे जगह पे चले जाएंगे, है ना। मान लेते हैं जब हमने फोर्स लगाया तो ये कुछ इस तरीके से हो गया, कुछ इस तरीके से हो गया, मतलब अपने ओरिजिनल, इनका ओरिजिनल पोजीशन ये था और ये ओरिजिनल पोजीशन से ये कुछ इस तरीके से हो गया। जब ये ऐसे हो गया, ठीक है ना, यहाँ पे मॉलिक्यूल बहुत पास है, आप लोग समझिएगा इस चीज को। अब यहाँ पे ये क्या हो गया, ये डिफॉर्म हो गया क्योंकि हमने फोर्स इस पर लगाया। अब देखिए जब किसी पार्टिकल पर हम फोर्स लगाएंगे ना, तो न्यूटन लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि व्हेनेवर वी एक्सर्ट, है ना, अ फोर्स ऑन अनदर बॉडी, देन अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, थर्ड लॉ हमारे न्यूटन का कहता है कि हम किसी पर फोर्स लगाएंगे तो वो भी हम पर एक फोर्स लगाएगा, है ना। अगर आप दीवार को धक्का देंगे तो वो भी आपको, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इस एटम पर फोर्स लगाया तो वापस से ये एटम अपने ओरिजिनल स्टेट में आना चाहता है, और ये कौन से, यहाँ पे ये रीस्टोरिंग एक फोर्स लगाता है, यहाँ पे एटम जो है, ठीक है, और ये वापस से अपने ओरिजिनल स्टेट, सॉलिड हमेशा अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में ही तो रहेगा। अगर ये इक्विलिब्रियम पोजीशन, इसके पास स्टेबिलिटी नहीं है, और स्टेबिलिटी नहीं है यानी एनर्जी ज्यादा है, ठीक है ना। तो उसको उसको कहीं ना कहीं से एनर्जी, हमको पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना, एनर्जी तो कंजर्व रहती है, तो कहीं ना कहीं से वो एनर्जी बैलेंस होना चाहिए, यानी फिर से इसको इक्विलिब्रियम में आना है। और इसका मेन रीजन यही है कि वापस ये ओरिजिनल, ये सॉलिड की प्रॉपर्टी होती है। अब कई कई सॉलिड होते हैं ये प्रॉपर्टी शो करते हैं, कई सॉलिड होते हैं नहीं शो करते हैं, जो शो प्लास्टिक बॉडी कहते हैं, जो नहीं शो करते हैं उनको प्लास्टिक बॉडी कहते हैं। अब इसी को बताने के लिए हमारा स्प्रिंग बॉल मॉडल आया था, और स्प्रिंग बॉल मॉडल बहुत ही आसान था। इसमें किया क्या गया था, मान लेते हैं ये क्यूब है, हम ये क्यूब बना दे रहे हैं, ठीक है। अब हम इसको सपोज कर लेते हैं, या हमारा जो क्यूब का एजेस है, ये हमारा क्या है, स्प्रिंग है, ठीक है। सपोज कर रहे हैं कि हमारा जो क्यूब है ना, इसका जो भी साइड है, एजेस है, वो एज स्प्रिंग हमने सपोज किया हुआ है, और हम ये मानते हैं कि यहाँ पे हर कॉर्नर पे एक हमारा एटम बैठा हुआ है, ठीक है ना, है ना। और इस पूरे एटम के सेट को हम मॉलिक्यूल कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 8 कॉर्नर है हमारे, तो हमारे 8 एटम हो जाएगा। अब होता क्या है ना कि स्प्रिंग बॉल मॉडल दिया गया था, ये हमारा स्प्रिंग मान लीजिए, ठीक है ना। और ये मान लीजिए जो आप बॉल खेलते हैं, क्रिकेट में यूज करते हैं, वही वाला बॉल है, यहाँ पे रबर का बॉल मान सकते हैं, वो स्फेरिकल माना जाता है, तो उसकी भी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग यहाँ पे बस एक बॉल, कोई सा भी बॉल सपोज कर लीजिए। और क्योंकि यहाँ पे ये स्प्रिंग है, तो देखिएगा यहाँ पे सेम इसी यही फिगर जो है उसी से हम इसको रिलेट करेंगे, ठीक है ना। मान लेते हैं कि ये जो यहाँ पे ये जो स्फेरिकल शेप है उसको, या हमारी ये जो बॉल है, ये जो बॉल है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारा एटम को, है ना। और जो हमारा ये हमारा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को रिप्रेजेंट करता है ना। ये जो हमारा स्प्रिंग है ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को रिप्रेजेंट करता है। और अगर आप लोग इसको प्रैक्टिकली समझेंगे तो आप अगर इसका एक सेट बनाएंगे स्प्रिंग बॉल मॉडल का, तो वहां पर जब
अगर आप नीचे वाले पार्ट को फिक्स करके ऊपर वाले पार्ट को हिलाने की कोशिश करेंगे तो ये बॉडी वापस से अपने ओरिजिनल शेप और साइज में आ जाएगा, मतलब वापस से अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, है ना, अपने ओरिजिनल स्टेट में आने का ये कोशिश करेगा। और ये प्रॉपर्टी बताता है कि इसकी प्रॉपर्टी इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी है। और ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि यहाँ पे जब हम इस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स, तो ये अपने इक्विलिब्रियम से और दूसरे पोजीशन पे चला जा रहा है जहां पर इस पर रीस्टोरिंग फोर्स काम कर रहा है अकॉर्डिंग टू द न्यूटन थर्ड लॉ। और ये वापस से स्प्रिंग क्या करता है, न्यूटन थर्ड लॉ पर ही काम करता है। जब हम स्प्रिंग पर फोर्स लगाते हैं, स्प्रिंग को अगर तो अंदर दबाते हैं तो होता क्या, वापस ही वो ओरिजिनल शेप और साइज में आने की कोशिश करता है। मतलब स्प्रिंग भी इलास्टिक प्रॉपर्टी को शो करता है, ठीक है ना। और यही स्प्रिंग बॉल मॉडल दिया गया था इसको समझाने के लिए। और आप ऐसे इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हाउ स्प्रिंग बॉल एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड, है ना। और सॉलिड, क्योंकि हमने आपको यहाँ पे बताया कि सॉलिड के बीच में एटम होता है और इसके बीच का जो इंटर एटॉमिक जो फोर्सेस होता है वो बहुत ही क्या होता है, ज्यादा होता है, जिसकी वजह से ये दूर नहीं जा पाते हैं। तो जब जाएंगे अपने किसी, अगर ये दूर जाने की कोशिश भी करेंगे तो इस जो फोर्स काम कर रहा है यहाँ पे रीस्टोरिंग फोर्स, एंड दिस इज बॉल मॉडल, ठीक है।